नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के रण की। उत्तराखंड का अगर हम सियासी इतिहास देखते हैं, लोकसभा चुनाव का अगर हम सियासी इतिहास देखें, पहला जो लोकसभा चुनाव था, काफ़ी मिश्रित वहाँ पर जो जनादेश था वो नज़र आया था। लेकिन उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के जो आंकड़े हैं, वो प्रत्यक्ष तौर पर उनमें बदलाव नज़र आया। बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाले आंकड़े थे, लेकिन कांग्रेस के लिए हतोत्साहित करने वाले आंकड़े थे। लेकिन एक बार फिर 2024 में दोनों जीत का दावा कर रहे हैं। जीत का दावा क्यों और कैसे उनको लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी, इसको लेकर हम बात करेंगे अलग-अलग मुद्दों को लेकर। हालाँकि समय थोड़ा-सा तकनीकी खामी की वजह से कम बचा है, लेकिन फिर भी बात अपनी पूरी तरह से रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ आशीष नौटियाल जी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड से भाजपा नेता राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी से हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कांग्रेस अपनी तरफ से बात कहती ज़रूर है कि हम इस बार जो है हमारा जो मेहनत है वो रंग लाएगी और जो रिकॉर्ड रहा है वो वैसा रिकॉर्ड नहीं रहेगा कांग्रेस का, वो बदलेगा। लेकिन बीजेपी अपने आप को सुनिश्चित मान रही है। बीजेपी के जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं उसमें लगातार 2 टर्म से ये कोशिश की जा रही है कि अपने वादों को पूरा किया जाए, लेकिन अभी भी कई मसले ऐसे हैं जिनको लेकर उनको जनता के बीच में जाना है। उन सारे कारणों के बीच में, उन सारी समस्याओं के बीच में, चाहे पलायन की बात करें या फिर वन संपदाओं की बात करें, और भी कई कारण हैं। उन सब के बीच क्या आपको और क्यों आपको जीत सुनिश्चित नज़र आती है अभी भी? देखिए भाई साहब, जो हम पिछला 2014 का या 2019 का ग्राफ उठा के देखते हैं तो हमने ये देखा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। और एक तरफ जो कल रुद्रपुर के अंदर इतनी विशाल जनसभा हुई है, जो मीडिया ने कवर करी, उसमें ये देखने को मिला कि जितनी संख्या पंडाल के अंदर आदरणीय मोदी जी को सुनने के लिए आई थी, उसकी दुगनी संख्या पंडाल के बाहर इंतजार में खड़ी थी, मोदी जी के शब्दों को, मोदी जी की गारंटी को विश्वास के रूप में देख रही थी। ये हमारा विश्वास इसलिए है क्योंकि हमने जो 2 समय का कार्यकाल इस देश को दिया, उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हुए हैं। और उन कार्यों को देखते हुए 2024 का जो ये रण है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाली है। और जो पिछला वोट प्रतिशत 70-71% का हमारे प्रत्याशियों को रहा हुआ, उस समय और बढ़ने वाला। और लगभग हर लोकसभा को हम लोग 5 लाख के मार्जिन से जीतने का टारगेट बना चुके हैं। और इस देश में 400 जी। प्लस का जो टारगेट हम कर रहे हैं, उसे हम अचीव करेंगे। चलिए आशीष जी से मैं पूछ लेता हूँ। आशीष जी, देखिए उनका ये कहना है कि जो आंकड़े हैं और वोट प्रतिशत जो बढ़ा है बीजेपी का, उसके ऊपर जो गारंटी है, मोदी की गारंटी, वो हमारी जीत को सुनिश्चित करती है। कांग्रेस के लिए पिछली 2 टर्म है इतनी उत्साहित करने वाली नहीं रही, लेकिन आपके लिए चिंता की उससे बड़ी बात ये है कि लगातार जो वोट प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं। अभी अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जनता इन पे विश्वास कर रही है। निश्चित जनता आप पे विश्वास कर रही है, लेकिन आप जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप जिस बात को लेकर सत्ता पर आए थे, आज उस बात को कहते हुए आपको डर लगता है। आपको डर लगता है कहीं जनता सवाल ना पूछ ले आपसे कि कहाँ है वो काला धन जिसको लेके आप सत्ता में आए थे। आपको डर लगता है जनता कहीं आपसे गंगा सफाई की बात ना कर ले। आपने कहा था जब हम आएंगे 2022 तक गंगा साफ होगी। इन्होंने वादा किया था 2022 तक हर किसी के पास पक्के मकान होंगे, तो इन्हें डर लगता है कहीं जनता ये पूछ ना ले, क्योंकि इनके पास आंकड़े नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 4 करोड़ मकान बना दिए, और सीतामढ़ी में जो है हमारी वो बोलती है 3 करोड़ मकान बना दिए, तो बनाए कितने? इन पे आंकड़ा ही नहीं है। झूठ बोलने का काम किया। आपने सुना होगा जब पहले चुनाव होने थे तो उस समय किस तरह से डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर बात होती थी कि रुपया उस देश का गिरता है जहाँ की सरकारें गिरी भी होती हैं। तो आप अंदाज लगा लें कौन सी सरकार है जो 60 रुपए 65 रुपए के डॉलर को 83 रुपए को 83 रुपए के आसपास लेके आ गई। तो जहां ये लोग बात करते थे जब हम सत्ता में आएंगे 30-40 रुपए 35 रुपए पेट्रोल आपको देने का काम करेंगे, इन्होंने 100 रुपए पहुंचाने का काम किया है। जब सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट लाभ देंगे आपको, आपको खाते में डायरेक्ट सब्सिडी का अमाउंट आएगा, बीच के बिचौलिया खत्म। आपने सब्सिडी खाने का काम कर दिया। गैस सिलेंडर के ऊपर 7-5 में सब्सिडी कुछ टाइम पहले आ रही थी, शायद अब वो भी बंद कर दी होगी। किस तरह से आपने सब्सिडी छुड़ाई, किस तरह से आपने पेंशन बंद करने का काम किया। तो निश्चित जनता इनको देखेगी और इनके झूठे वादों को और हमारी सच्चाई को। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये झूठ की लड़ाई। मैं लौटूंगा आपके पास जी, मैं लौटूंगा आपके साथ। भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, यूकेडी का जो इतिहास है उसके साथ मुझे लगता है कि उसके राजनीतिक इतिहास के साथ उत्तराखंड का जन्म बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और उसका पूरा श्रेय अगर वो लेने की कोशिश भी करती है तो गलत भी नहीं है। लेकिन जब सत्ता में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आपको भागीदार होने का मौका मिला तो उस भूमिका में आप नजर नहीं आए। आपको लगा कि, जो मुझे लगता है और जो फीडबैक आता है लोगों का, यह है कि उत्तराखंड के गठन को लेकर
जो मांगे उनकी थी, उसके बाद उत्तराखंड का गठन तो हो गया, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड राज्य कैसे विकसित हो, उसको लेकर वो उतनी मुखरता यूकेडी की नजर नहीं आई। भट्ट साहब, भट्ट साहब, आपसे मेरा सवाल है। आपका माइक बंद है सर, माइक ऑन कीजिएगा। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड क्रांति दल धरती पुत्रों की पार्टी है, लड़कर राज्य लिया है। ये दुर्भाग्य हमारा रहा है कि हम सत्ता से दूर रहे। ये उसी का परिणाम है कि 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है और 10 साल कांग्रेस की सरकार, मगर जिन बुनियादी चीजों पर काम होना चाहिए था, इंच मात्र काम नहीं हुआ है। परिणाम आपके सामने है कि भारत के प्रधानमंत्री जब पिछली बार आते हैं तो वो कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आया, मुझे वोट दो, डबल इंजन की सरकार बना। शायद भट्ट साहब अभी क्योंकि कहीं और उस वक्त नेटवर्क का इशू हो सकता है उनके साथ। जब तक वो वापस लौटे, हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, बोलिए। ना तो पहाड़ का पानी काम आया, ना पहाड़ की जवानी काम आई। उत्तराखंड के रोजगार बिक गए, पानियों को जो है इन्होंने जो है बेचने मैं की यही तो कह रहा हूँ। मैं मेरा सवाल यही तो था कि आप जब उनके साथ भागीदार थे तो आपको उससे मुखरता के साथ आवाज उठानी चाहिए थी। आप तो हिस्सा थे उस वक्त सरकार का। आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड क्रांति दल का 6 महीने का जो है सरकार में साथ था। उसके बाद हम सरकार से बाहर आ गए थे। हमने अपना एक मंत्री और एक अच्छा नेता खो दिया था। हम बुनियादी चीजों पर संघर्ष करने वाली कौम है, हम समझौते स्वीकार नहीं करते। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र में ये पहली बार इतिहास में गवाह है ये कि पहला क्षेत्रीय दल है जिसने मुद्दों पे सत्ता को समर्थन दिया। जब सत्ता ने काम नहीं किया तो हम बाहर आ गए। मैं राजेश जी से जवाब ले लेता हूँ इसका। मैं राजेश जी से इसका जवाब ले लेता हूँ साहब। जी राजेश, चलिए मैं राजेश जी से जवाब ले लेता हूं। भट्ट साहब, इस बात का आपने जो सवाल उठाया है, राजेश जी, एक जो सवाल भट्ट साहब ने उठाया, उनका है कि हम सत्ता में भागीदार तो थे, लेकिन चूंकि हमारी जो मांगे थी उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा था और इसी वजह से हमने हमारी जो भागीदारी है 6 महीने में खत्म कर ली। जंगल और जमीन को लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी कि हमारी लड़ाई उत्तराखंड के नए अगर हम ये कहें कि उत्तराखंड के गठन को लेकर अगर हमारी कुछ मांगी थी तो उनमें प्रमुख मांग यही थी कि उसका एक अपना खुद का एक अस्तित्व होना चाहिए था, खुद को लेकर वो अपने में काम करे। लेकिन हम कल परिसंपत्तियों को लेकर भी बात कर रहे थे। 10 साल का जो पिछला आपका वक्त था, 13 साल टोटल मिला के चलो, उसमें 10 साल कंटिन्यूटी में आपको मिले हैं, उसमें परिसंपत्तियों को लेकर कई बार बात करने की कोशिश की गई और ऐसे में इन 10 सालों में आपको केंद्र से भी पूरा सहयोग मिला, उत्तर प्रदेश से भी आपको पूरा सहयोग मिला। उसके बावजूद अगर उन मांगों को लेकर आप पूरे अपनी कोशिशों को अंजाम नहीं दे पाए, तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक और मौका मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे अभी आंकड़ों की बात हो रही थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं पता कितने आंकड़े क्या इस प्रदेश के अंदर दिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने एक एक आंकड़ा सबके सामने रखा। देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से बताया कि उत्तराखंड के गरीब और असहाय परिवारों को 85,000 मकान देने का काम किया, तो ये उन्होंने आंकड़ा मीडिया के सामने, अखबार के सामने और पूरे देश के सामने संबोधन में कहा है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि 12 लाख परिवारों को जो आज पानी के नल के और पानी के कनेक्शन देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जब हम लोग हर घर शौचालय की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि उत्तराखंड के अंदर 5.5 लाख शौचालय देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जब हम ये देखते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत हमारी गरीब और असहाय बहनों को गैस का कनेक्शन देने की बात करते हैं तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई देती है। 30% आंकड़े उन गांवों के भी है जहां तक अब तक सड़क नहीं पहुंची है। देखिए, ऐसा है, 65 साल का कांग्रेस का कुशासन और 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। आप समझ रहे हैं कि 10 वर्षों के अंदर जो 37 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से नेशनल हाईवे इंक्रीज हो रहा है, इसमें गांव-गांव तक भी सड़क पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो काम 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिए थे उसे भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में करने की कोशिश कर रही है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि अगर 30 गांव या 30 जगहों तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे तो उसके लिए समय लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपकी मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी काम करी तो भारतीय जनता पार्टी करी, जिसे देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है और 14 और 19 में जो मैंडेट दिया है, ऐसे ही 24 में भी बहुत बेहतर मैंडेट मिलने वाला है। आशीष जी काउंटर करेंगे इसको। आशीष जी, आपने सुना, उनका कहना है कि 60-65 साल का जो इतिहास रहा कांग्रेस का, उसके मुकाबले पिछले 10 साल का जो काम है वो काफी मजबूत काम है। बड़ा तरस आता है मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर
किस तरह बात बोलते हैं बताएं। ये 2014 से पहले टॉयलेट भी नहीं जाते थे, टॉयलेट थे ही नहीं। कितना अचंभा होता है सुन के कि उससे पहले टॉयलेट थे ही नहीं, ये लोग टॉयलेट भी नहीं गए। नहीं नहीं आपके नहीं घरों में नहीं पानी के इसको नल नहीं थे, किन घरों में रहते थे आप आप? गलत कर रहे हैं। नहीं, टॉयलेट जाने का मतलब शौचालय बनना, टॉयलेट अगर क्या किसी बना के घर दिया? में शौचालय शौचालय नहीं थे वो बनाना क्या शौचालय नहीं बनाना? जाएगा क्या? शौचालय के नाम पर पैसा खाया इन्होंने। इन्होंने कांग्रेस शौचालय पार्टी के नाम वो पर सरकार, पैसा वो खाया है। पार्टी है शौचालय जिसने सब थे, हर जगह भ्रष्टाचार के शौचालय के नाम नाम पर पर मैं पैसा शौचालय राजेश भी जी नहीं एक खाया बार छोड़े। उनको सुन लेते हैं। राजेश जी मैं एक बार सुन लेते हैं उनको। कितनी जी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, जो बात आंकड़ों में शौचालय गलत है भाई साहब, उसे सुनने का क्या फायदा, आप शौचालय बताइए नहीं मुझे। नहीं, मैंने टोका उनको, बताइए, अगर आप शौचालय की शौचालय नहीं अगर जाते उन्होंने थे बात क्या? की। जी किस जो तरह बात कर रहे हैं? आप 85,000 इनके शौचालय नहीं जाते थे? कांग्रेस के आप कहाँ नेताओं ने जाते थे लाइन लगा शौचालय? के अपनी बात शौचालय बताएं। लिया है। लाइन लगा के यहाँ जो सोच लो कांग्रेस के शौचालय शासनकाल में नहीं मिला, देश वो कर भारतीय रहा है, जनता तो हम पार्टी ने चांद दिया है। तारों में राजेश जी जाने उनको की बात बात तो कर करने रहे दीजिए हैं। पूरी अपनी। हम जी सूरज में चांद तारों में जाने की बात कर रहे हैं और इस हाँ शौचालय के अंदर जाके घुस के बैठ जाते हैं कि हम तो शौचालय भी नहीं गए। आपने पढ़ाई भी नहीं करी होगी, मैं समझ सकता हूँ। 2014 से पहले तो स्कूल कॉलेज होते ही नहीं थे, तो आप लोग बेचारे पढ़ाई भी नहीं कर पाए। बड़ा दुर्भाग्य है। आप लोगों के घर में पानी नहीं आता था, कैसे क्या पीते होंगे, कहाँ से खोदते होंगे, कैसे निकालते होंगे। बड़ा तरस आता है मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। किस तरह बात करते हैं आप लोग, बताएं। मतलब करे हुए काम को, ये तो सर लाल कृष्ण अडवाणी और जी ने बोला था 10 साल तो कि कांग्रेस को भी मौका मिला था ना सर, जब से गठन हुआ है 23 साल में 10 साल तो कांग्रेस के पास भी हम तो अरे हम तो कह रहे हैं हमने काम किया है। आपने मुद्दे छोड़े ही क्यों? काम नहीं किया। देखिए ऐसा होता है, मुद्दे छोड़े ही जी क्यों? आप बताएं, कंप्यूटर लेके कौन आया देश के अंदर? कंप्यूटर किसके 1990 के शासन दशक काल की में आया? बात है। ठीक है। जब कंप्यूटर आ रहा था तो कौन लोग थे जो हड़ताल में बैठ गए थे बैलगाड़ी में संसद भवन में जाने का काम किया था? कंप्यूटर देश में नहीं आना चाहिए, देश तबाह हो जाएगा। उत्तराखंड के मुद्दे यही पर लोग सीमित थे रहे वो सर। उत्तराखंड विकास की बात कर विरोधी रहे हैं। लोग ये हैं। उत्तराखंड में सर कंप्यूटर उत्तराखंड में भी तो आया है। जी हम देश बनाया है हमने। हम उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड तो अभी बनाया है, हमने तो देश बनाया है। हम क्यों नहीं बात करेंगे? हमने आईआईटी बनाए हैं, हमने एम्स बनाए हैं, हमने इतनी सरकारी संस्थाएं बनाई है, हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। आप जितने लोग बैठे हैं, आप देखिए कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है कि राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट है? देखिए हमने सब कुछ देने का काम किया। चलिए। लेकिन अब जी भारतीय जनता पार्टी को ये बोल के मजा आ रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम तो खा भी नहीं पाए, हम पढ़ भी नहीं पाए, स्कूल चलिए। भी नहीं थे, जी कुछ जी नहीं जी था, घर नहीं था, छत सर नहीं मैं था। माफी चाहूंगा बड़ा क्योंकि समय दुर्भाग्य पूरा है, हो आप लोग जी कहाँ थे? मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आज थोड़ा सा कम समय मिला, हालांकि तकनीकी खामी की वजह से। लेकिन ये बात सही है कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जिसको देवभूमि कहा जाता है। और अगर वहां की जनता की बात करें तो उस देवभूमि में रहने का उसे सौभाग्य महसूस हो, ये वहां की सुविधाओं को लेकर और ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस किया जा सकता है। अगर जनता वहां पर उन सुविधाओं से महरूम रहती है तो देवभूमि नाम होने से उनको इतना एहसास नहीं होगा। अगर उसको लगता है कि देवभूमि वास्तव में है तो वहां की सुविधाओं से कोई भी राजनीतिक दल उस जगह को वास्तव में देवभूमि बना सकता है। मुझे लगता है कि 2024 में इसी संकल्प के साथ सभी राजनीतिक दलों को मैदान में उतरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।